उस दिन क्या हुआ था, अपवर्तन के नियम हो गया था दोनों, ठीक। अपवर्तन का नियम होता है साइन आई बराबर साइन आर। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो क्या है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम एक में माध्यम दो की प्रकाश की चाल से हम डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक। तो देखो n21 यहाँ पे है, जो फार्मूला आपको इस पे सवाल पूछता है, ये n21 का मतलब क्या है, ध्यान से देखो इधर, n21 तो 2 मतलब है माध्यम 2 और 1 मतलब है माध्यम 1। तो n21 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका फार्मूला होगा n21 इक्वल v1/v2। यहाँ पे ये क्या है, स्पीड है। उसके बाद n12, अब देखो इसमें पहले कौन लिखा है, 1 लिखा है ना, तो माध्यम 1 का इसके सापेक्ष रहेगा माध्यम 2 के। इसमें देखो पहले माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे n12 से निरूपित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, v2/v1। चलो इस पे आगे लिख लो, इतना नोट कर लो आप लोग। दूसरा हेडिंग लिखो निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात नहीं लिखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। लिखो इसमें, यदि माध्यम 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। हो गया। देखो ध्यान से, कह रहा है यदि निर्वात या जो माध्यम 1 है, ये कह रहा है या तो निर्वात हो या तो क्या हो, वायु हो। निर्वात हो या वायु हो, तो कह रहा है जो माध्यम 2 का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष माना जाएगा, वो उसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि किसी मतलब जो माध्यम होता है उसका जो माध्यम निर्वात हो या वायु हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो जब निर्वात कोई माध्यम में निर्वात आ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। सापेक्ष मतलब जैसे कोई वस्तु हो उसके सापेक्ष जब होता है तब निर्वात में कुछ रहता है, नहीं रहता ना।
मतलब जैसे देखो सापेक्ष मतलब जैसे किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष बोला जाता है, तो उसके सामने या उससे तुलना की जाए तो वो होता है सापेक्ष। ठीक, जैसे मान लो हम दो निर्वात मतलब मान लो एक शीशा हो गया और एक वायु हो गया। ठीक, अब ये मान लो शीशा है, इधर वाला बाहर क्या है, वायु है, तो एक के सापेक्ष दूसरे का हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पूछा है ना माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। देखो जो भी चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, प्रकाश पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। अगर ये अपवर्तनांक पूछ रहा है तो यहाँ पे अपवर्तनांक का देखो क्या है, माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है, माध्यम 1 कुछ भी ले सकते हो। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तब उसमें देगा दो माध्यम, या तो देखो वायु दे दिया, जल दे दिया, या वायु दे दिया, कांच दे दिया। ठीक, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल से भाग दे दोगे, जो आएगा आपका अंक वही कहलाएगा अपवर्तनांक। तो यहाँ पे जैसे N21 लिखा है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तक। अब मान लो माध्यम 2 का कुछ यहाँ पे माध्यम 1 में, चलो हम मान लीजिए माध्यम 1 में वायु है। ठीक, ध्यान से देखो माध्यम 1 वायु है, उसके बाद माध्यम 2 को हम मान लें कांच। ठीक, ध्यान से देखो, पहले भी मेरा देखो मुका रहे हम माध्यम 2 मान लो यहाँ पे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे जैसे हम मान लिए कि माध्यम 2 क्या है, वायु है, और माध्यम 1 क्या है, कांच है। तो यहाँ पे कैसे पूछेगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, दो चीज लोगे तो इसमें देखो दोनों है माध्यम ना, सही सही माध्यम है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक या कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालोगे तो ये सब सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं, मतलब जो दो माध्यम हो। अब यहाँ पे लिखने का तरीका है, जैसे यहाँ पे अब लिखा है 1 2, तो यहाँ पे 1 माध्यम 1 2 से समझ लिए। अभी यहाँ पे जैसे लिखा रहता है, मान लो W लिखा रहता है और G लिखा रहता है, या WNG लिखा रहता है ऐसे, या NWG लिखा रहता है। तो इसमें ऐसे समझ लेते हैं कि मतलब ये वायु है, विंड यानी हवा, और G मतलब ग्लास, तो इसका उसके सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सिर्फ तुम्हारा फार्मूला है। उसके बाद दो माध्यम देगा तो ये सापेक्ष रहेगा। देखो निरपेक्ष वाला क्या था, निर्वात में कोई माध्यम होता है, वायु भी नहीं होती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो जब किसी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष पूछेगा तो उसी को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, यही लिखे हो ना, कह रहा है कि यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात हो तो माध्यम 2 का निर्वात का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि निर्वात में कुछ नहीं होता है। चलो आगे नोट करके लिख लो। पहले फार्मूला इसका लिख लो, N इक्वल C/V। N इक्वल C/V। हो गया। देखो C है प्रकाश की चाल, V है वैक्यूम यानी निर्वात। ठीक, तो ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक तो निर्वात रहेगा, एक में हम लेंगे। तो इसमें लिख लो आप लोग नोट करके, C का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁻⁻8 होता है। नहीं सर, ये तो आप लोग को टेस्ट में लिए थे ना, प्रकाश की चाल में हमेशा ये पूछते हैं। नोट में क्या लिखे? हाँ लिख लो फिर।
इंग्लिश पूछते हैं। क्या बोलो क्या पूछना है। कह रही देखिए सर, आप ही फोन से ज़्यादा पूछते हैं ना प्रकाश से चाल। हाँ, इसको माइनस प्लस गलती होता है ना, इसलिए इससे पूछते हैं। अगर हम माइनस लिख देंगे तो बोलेगी हाँ माइनस, अगर प्लस लिख देंगे तो बोलेगी प्लस। अपने कंफर्म नहीं है। पागल इतना ज़्यादा होता है 1 सेकेंड में। अगर ये माइनस रहेगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, नीचे भाग दोगे तो बहुत कम हो जाएगा वैल्यू ना। इसका मतलब 3 में 10 की पावर 8 से बहुत होगा, इससे भाग दो कितना वैल्यू आएगा, बहुत कम आएगा। तब तो प्रकाश कभी पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ पे। ये प्लस होता है ना, 3 में 10 की पावर 8 मिला दो तो कितना हो जाएगा, तो इतना स्पीड से आता है। ये किसमें होता है, निर्वात में कि ठोस में? निर्वात में प्रकाश की चाल क्यों होती है ज़्यादा, बताओ तुम। ये तो नहीं पता, बताओ। चलो अच्छा, रोड पे मान लो कांटा बिखेर दिया जाए, मतलब पूरा नहीं कि कांटे तोड़ोगे, जैसे थोड़ा थोड़ा दूर पे रखते रहें और थोड़ा तुम्हारा पैर रखने के लिए रहे, और एक बिना कांटा वाली रोड हो तो किस पे तेज जाओगे? हाँ, तो निर्वात में कुछ रहता है? निर्वात में कुछ नहीं रहता ना, तो कोई रोकने वाला है? प्रकाश होती है, प्रकाश को अगर कण भी रोकेंगे तब भी थोड़ा सा धीमा हो जाएगा ना। निर्वात में कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको लिख लो C×10⁸ मीटर पर सेकंड को जानते हो। चलो आगे आप लोग नोट कर लो, मेन पॉइंट लिख लो। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक नोट में हीरे का अपवर्तनांक, इसमें गलत दिया है ना, किताब में सही होगा? सही तो है। इसमें हमारे 242 दिया है। 242 बोलिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 42 ना बोला करो, नहीं मार के भगा दूंगा। हीरे का अपवर्तनांक क्या बोले? अगर कोई तुमसे पढ़वा रहा है कि क्या लिखा है 2.42 बोलोगे तो गलत है ना। इंटरव्यू देंगे उसमें कुछ भगा देंगे, इनके अभी तक पढ़ने नहीं आता। इसका तात्पर्य है कि पहले ये अलग साइड बोलिए। ये हो गया हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आगे यह है ठीक। इसका तात्पर्य यह है कि दो बुक थोड़ा सा बॉटल वाला इसका तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल, हाँ चलने तो लिखो ना अपना। इसका तात्पर्य यह है कि सुनाई दे रहा कि नहीं तेरा, अरे 15 मिनट क्या लगा। चलो लिख लो, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल, इसका तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल चाल 1/2.42 गुना कम है। प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना, गुना नहीं पढ़ा जाता ना, शुद्ध यही रहता है, गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। बंद करे वीडियो डेटा फालतू जाता। हीरे में निर्वात की अपेक्षा हो गया। हीरे में निर्वात की अपेक्षा ध्यान से देखो, नहीं पीटेंगे नहीं।
कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो अपवर्तनांक का मतलब होता क्या है, देखो ध्यान से, हीरे का अपवर्तनांक है 2.42, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीरे का अपवर्तनांक है या प्रकाश की जो मतलब चाल है इस हीरे वाले से इतना गुना कम है निर्वात में, ठीक। शांति। अब देखो हीरे क्या होता है, कठोर होता है ना, उसमें सबसे कम प्रकाश जाएगा हीरे में, तो वही बात है। लिखो न्यू रीडिंग प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम। सघन का मतलब क्या होता है, प्रकाशिक सघन माध्यम। क्या होगा, अरे रुक जाओ, ट्रैक्टर जाने दो। प्रकाशिक सघन माध्यम, तो ये ठंडा गरम बार बार कर रहा है। प्रकाशिक सघन माध्यम। देखो इसमें दो माध्यमों के, आप लोग लिखो जी, अब इन लोग को नहीं पढ़ाएंगे, ये दो लोग को पढ़ा देंगे, बस ये लोग बोलते ही रहते हैं हमेशा, आप लोग बोलते रहो बस। लड़के बहुत ज्यादा ही बोलते हैं, लड़के नहीं बोलते। दो माध्यमों की तुलना करते समय, क्या लिखना है, हम बोल रहे हैं लिखो। अरे बोल बस। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है, दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है, ठीक। रुक जाओ, विरल होता है, सघन होता है ना, सघन का मतलब पहले समझ लो। हो गया, देखो ध्यान से, देखो इधर मान लो ये कांच हो गया, ठीक, और ये ऊपर है वायु, हवा, शांत रहो बस। करार दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या कहलाएगा, अधिक प्रकाशिक सघन माध्यम होगा, ठीक। अगर हम दो माध्यमों की तुलना करें, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जिसका अपवर्तनांक होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक सघन माध्यम है, ठीक। यही क्यों ना, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक सघन माध्यम कहलाता, दूसरे की अपेक्षा, हाँ वही दूसरे की अपेक्षा ही रहेगा, सघन माध्यम कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे कांच वायु की अपेक्षा ज्यादा सघन है, ठीक, और यहाँ पे जैसे ले लो वायु जल ले लो, तो इसमें कौन ज्यादा सघन है, जल ज्यादा सघन है, क्या बोलोगे, जल वायु की अपेक्षा ज्यादा सघन है, ठीक। या विरल बोलोगे तो वायु जल के अपेक्षा, मतलब पूरी कहानी खत्म हो गई, तभी सिर्फ एक वर्ड पूछ रहा है सघन मतलब ना, जैसे सो के उठे जल्दी लेट पहुंचे बस पूछने लगे। अभी हम उसी के बारे में बता रहे, प्रकाशिक सघन माध्यम। प्रकाश समझते हो, प्रकाश की बात हो रही है, सघन माध्यम भी समझ रहे हो, दो चीज की बात हो रही है। सघन की बात बताई जा रही है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो अधिक प्रकाशिक सघन माध्यम कहलाता है। सघन मतलब जो अरे तो भारत के भविष्य हो, देखिए भारत के भविष्य क्या है, तुमसे तो अच्छा है ना, भाई सब तुम क्या
मेला गया है, मेला में आनंद लिया, अपना काम कर रहा हाँ, है। तुम एक ही डिस्टर्ब पढ़ने आए हो तो पढ़ नहीं रहे हो, उसका भी देख रहे हो, तुम्हारा देख रहा है। कोचिंग डिस्टर्ब कर रहा है पूरा करके। काम तो अपना सही कर रहा है ना, मेले में गया तो मेला में क्या करेगा, यही करना है। और तुम पढ़ने आए हो तो पढ़ नहीं रहे हो, उसको भी देख रहे हो, डिस्टर्ब कर रहा काम अपना भी देख रहे हो। देखो ध्यान से इधर, साधारण विरल का माध्यम क्या होता है, जैसे मान लो इसमें कण एकदम पास पास हो। ध्यान से देखो इधर कर रहे, ये मान लो जैसे कोई चीज ठोस है ना, ठोस में कण क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, उसे बोलते हैं सघन। इसकी अपेक्षा जैसे वायु ले लो या द्रव ले लो तो ठोस की अपेक्षा ये कम सघन। इतना बता रही है। देखो इधर ध्यान से, अभी विरल कहते हैं, विरल हो गया ना। विरल सर जी। जैसे गांव में खेत में कोई फसल ज्यादा मतलब ज्यादा दूर दूर तक फसल छीटेंगे, ज्यादा दूर दूर तक लगाएंगे तो बीजल हो गया, वही बीजल होता है। बीजल मतलब दूर, सघन मतलब पास है ना। कहीं की बहुत दूर लगाया गया सटीक से लगे गाछीन बोलते हैं, गछीन अब ऐसे याद करेंगे सघन मतलब गछीन, और बीजल मतलब दूर दूर। हाँ, बीजल वही शुद्ध हिंदी में है, विरल माध्यम, सघन माध्यम। ठीक, अब चलो लिख लो विरल प्रकाशी माध्यम, लिख लो ये भी बस लास्ट। प्रकाशिक विरल माध्यम, यहीं पे हम बना दे रहे हैं प्रकाशिक। लिख लो जल्दी से, प्रकाशिक विरल माध्यम। अब पढ़ते ही टाइम याद नहीं करते, भी बोल दें टेस्ट होगा तो हाँ घर पे रट के आओगे, और यहाँ पहले समझ लो, अगर जो चीज़ समझ लो कभी नहीं भूलोगे, बस इतने में तो नहीं करोगे। मेला है तो जब नहीं पढ़ने में मन लगता तो पहले बोल रहे थे ना छुट्टी कर दिया करो। छुट्टी करना चाहिए, तो हमारे तरफ से छुट्टी रहता है। हाँ, लिखो, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। ठीक, देखो इधर ध्यान से कह रहा है, जैसे दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला को क्या कहेंगे, प्रकाशिक विरल माध्यम, ज्यादा अपवर्तनांक वाले को प्रकाशिक सघन माध्यम। सघन मतलब जिसमें मतलब एक की अपेक्षा ज्यादा सघन हो जो भी पदार्थ होता है। अब जैसे यहाँ वायु हो गया, जल हो गया ना, वायु हो गया, ऐसे जल्दी से हाथ कर दो ना, कुछ आ रहा है बीच में ना, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे हाथ हो रहा है, कुछ भी एक भी कर नहीं रोक रहा है। यही हाथ ऐसे पानी करो, बहुत मेहनत लगेगा ना, पूरा पानी ऐसे हटाओगे तब ऐसे मुड़ेगा। एक फीट इधर आइए, हाँ, एक फीट इधर आइए, एक फीट इधर आइए, ऐसे से करिए और ऐसे से। देखो ध्यान से, तो इसमें देखो वायु हो गया, वायु क्या है, इस कम अपवर्तनांक होगा इसका जल की अपेक्षा, तो ये क्या लाएगा, विरल। ठीक, बस यही चीज है। ये का अपवर्तनांक 2.42 होता है नेक्स्ट क्लास और याद कर लेना चाहे जितना होता है। चलो कल हम लोग देखे थे प्रकाशिक सरल माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम, सरल नहीं सघन माध्यम। ठीक है, तो उसी के नीचे स्टार बना के दो रूल लिख लो। सघन माध्यम और विरल माध्यम से ये रूल होता है कि क्या क्या
इफेक्ट पड़ता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है। ठीक, तो पहला रूल लिख लो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बताओ बढ़ेगी कि घटेगी। इधर देखो, अगर प्रकाश की किरण ठीक सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी कि घटेगी? क्यों? मतलब विरल से सघन में जा रही है तो घटेगी ना, क्योंकि विरल का मतलब कोई पदार्थ मान लो दूर दूर है, या जैसे बताए थे ना रास्ते मान लो कांटे रखे हैं तो आप धीमे धीमे जाओगे कि कुछ नहीं है तो तेज़ी से भाग जाओगे, तो स्पीड क्या होगी? अगर सघन में जा रहे हैं तो घट जाएगी, अगर विरल जा रहे हैं कोई आपको रोकने वाला नहीं है तो भागेगी। तो यहाँ हम लोग की बात नहीं रही, प्रकाश की बात हो रही ना, तो भी क्या होगा? घटेगी। तो आगे लिख लो उसमें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, चलो इसमें हम बना दे रहे हैं। बना लो इसे। ये है आपका विरल माध्यम, और ये क्या है? सघन माध्यम। जो सीधा है ये सीधा अभिलंब डालो, एक एक लाइन खींचो, उसके बाद प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये कहाँ से देखो, ये बॉर्डर किसका है? विरल माध्यम का। नीचे क्या है? सघन माध्यम का। तो ये सीधे आ रही थी तो इसको जाना चाहिए इसे सीधे ना, लेकिन ये सीधे नहीं जा पाती, क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब क्या है? ये है, ये अभिलंब है। क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है, मतलब इधर से इधर आ जाती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? धीमी हो जाती है। अगर चाल तेज होती तो क्या होता? जिस स्पीड से इसमें से आ रही है उसी स्पीड से इधर भी जाती ना, तो क्या होता है? जैसे कोई चीज़ आपको देखो, रास्ता अगर मान लो ऐसे कंकड़ पत्थर है, ठीक बहुत हैं, जैसे मान लो इसमें प्रकाश चला, अगर ऐसे जा रहा था सीधा इतना तक आया, सीधा ऐसे, फिर मान लो इधर है बीच में तो इधर मुड़ गया, इसमें भी बीच है तो इधर भाग गया, तो क्या होगा? अपने मार्ग से अपवर्तन में यही तो पढ़े हो ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी क्रिया को अपवर्तन बोलते हैं। तो देखो प्रकाश की किरण यहाँ जा रही है विरल माध्यम, चलो मान लो विरल माध्यम वाला वायु है, ठीक, ये वाला मान लो कांच, ठीक है। तो प्रकाश किरण कांच वायु में जा रही थी, कांच में जाएगी, क्या होगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, जरूरी नहीं इधर उधर, इधर या उधर हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से हट जाती है। तो इसमें यह दिया गया है कि अभिलंब की तरफ झुकती है। ठीक हो गया ना? दो चीज़ याद करना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसकी प्रकाश की स्पीड कम हो जाती है और ये जो किरण होती है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक, फिगर बनाने को आएगा तो आप लोग शॉर्टकट में क्या करोगे, जल्दी से देखो, एक लाइन खींचना है मेन अक्ष,
उसके बाद क्या करना है, एक अभिलंब डाल देना है, जल्दी से। हो गया, ये डैश डैश रहेगा, ठीक। ये अभिलंब हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे। तो अभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक माध्यम था, ये वाला है विरल माध्यम और ये वाला है सघन माध्यम, ठीक। अब देखो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, अपने मार्ग से थोड़ा इधर या उधर हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। और ये चीज़ें अपवर्तन में ही होता है। तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण, अब देखो इसको एकदम सीधे जाना चाहिए, जाती नहीं है, इसलिए हम डॉट डॉट दर्शा दे रहे हैं कि इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अपवर्तन के कारण इसके पास सघन माध्यम आ गया, मतलब कण पास पास में होंगे, इसको जाने से रोक रहे थे। तो क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस तरफ लौट आएगी। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है या सीधे जाती है। तो आपको क्या बताना है, सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ आएगी, ठीक। और विरल आएगी, देखो जब कोई आदमी कोई रोकने उकने वाला नहीं होता, समझो भागता है ना अपने मन से, तब समझ लो याद करना कि अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक। अब जब सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ आएगी, बस। चलो दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट स्टार बना के लिख लो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, इस चीज़ को याद रखना, अति लघुत्तरी विकल्पी क्वेश्चन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही देख के आंसर बता दोगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन होता है ना, सरल नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब बताओ आप लोग, सघन से विरल में जा रही है तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना। जैसे मान लो पहले हम लोग पानी में चल रहे थे, उसके बाद बाहर आ गए वायु में ना, तो हम लोग तेजी से भागेंगे पहले की अपेक्षा। तो यही है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, तो इसकी चाल बढ़ जाती है, तथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई रोकने उकने वाला नहीं होता है तो अपने मनमानी हो जाते हैं ना, दूर भागते हैं सब। अब मान लो जैसे ये क्या नाम है इसका, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ में आ गया ना। चलो इसी फिगर को हम इसी में बना देंगे, आप लोग को अपना अलग से ऐसे फिर से बनाओ। इस बार क्या करना है, ये विरल है वो सघन, सघन माध्यम से विरल, तो लिख लो, बना लो अपना सघन माध्यम, ये कर लो। ये कौन सा है, विरल माध्यम। अब ऐसी परिभाषा फिगर से ही बता सकते हो, या परिभाषा याद है तो फिगर बना सकते हो। तो देखो ध्यान से, अब आप लोग बताओ, इसमें ये आना चाहिए ऐसे ना सीधा, लेकिन क्या होती है, अपने मार्ग से दूर हट जाती। तो इसको देखो, आती तो मान लो सीधा ऐसे आती, तो इसको ऐसे बना देना। ये तो हमारा सीधा ही दिख रहा है ना, अभी थोड़ा इसको ऊपर से सुधारते हैं। अब देखो मान लो इधर आएगी, अगर ऐसे नहीं पता चले डॉट डॉट पहले दिखा दिया करो। मान लो ऐसे आएगी तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे जा रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। इसमें मान लो इधर भाग रही, इतना हो गया। सघन विरल माध्यम लिख देना, और ये आपका क्या है, अभिलंब है।
हो गया। चलो तो आप लोग को समझ आ रहा है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी और दूर भागेगी। ठीक, विरल माध्यम से सघन में आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब न्यू हेडिंग आप लोग तब से लिखते रहो। गोलीय लेंस, अभी हम लोग पढ़े थे गोली दर्पण, अब क्या पढ़ेंगे, गोलीय लेंस। हेडिंग लिखो गोली लेंस। लिख लो दो तलों से घिरा हुआ, दो तलों से घिरा हुआ। अब यहाँ लोगो लिखा जाएगा क्या, दो तलों से घिरा हुआ, आगे बता रहे हैं ना, यहाँ तक दिखता है। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली है, जिसका एक या दोनों तल गोली है, जिसका एक या दोनों तल गोली है, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है, लिख लो बस। दोनों एक या दोनों तल गोली है, लेंस कहलाता है या गोली लेंस कहलाता है। चलो ध्यान से देखो, इधर कह रहा है दो तलों से घिरा हुआ। ठीक, मतलब दर्पण में क्या होता था, सिर्फ एक तल होता था। ठीक, इसमें क्या होगा, मान लो एक तल ऐसे आपके पास दो है, ऐसे ही ऐसे ऐसे आपके पास दो हैं, तो क्या है, ये वाला एक दर्पण था, ये वाला एक दर्पण था, दोनों ऐसे मिला दो। ठीक, तो देखो ये दोनों तल मिल गए और दोनों एक अलग अलग शीशा था, और ये मान लो कैसा हो, पारदर्शी हो। ठीक, मतलब आर पार देख सकते हो। और दर्पण में क्या था, एक तरफ पेंटिंग कर देते थे ना, तो ये आपका बन जाता है लेंस। या तो कह रहा है दोनों तल गोली हो या एक तल गोली, या एक तल ऐसे भी हो सकता है, चपटा रहेगा तब भी लेंस कहलाएगा। ठीक, या कभी कभी ऐसे होता है, इस तरह से होता है, उत्तल और अवतल मिलाते हैं, या कभी अवतल और बीज बता रहे हैं कितने प्रकार का होता है। पहले इसको लिख लो, तब अभी बना रहे हैं, लिखो पहले। चलो एक तरफ लिख लो उत्तल लेंस, दूसरे तरफ लिख लो अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार का होता है, दर्पण भी दो प्रकार का होता है। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इसी तरह कॉन्वेक्स दर्पण मिरर, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। चलो इसमें लिख लो पहला पॉइंट उत्तल लेंस में, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। बीच से मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। यह अवतल लेंस में लिखो, यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है।
हो गया। इसमें क्या होगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसमें बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लो, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग, अभिसारी। दूसरा है, हाँ दूसरा पॉइंट। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल में लिख लो अपसारी। यह अपसारी। हो गया। चलो देखो, बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा इस पाठ में, सबसे ज़्यादा उत्तल लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, इनमें से कोई नहीं है, दोनों। ठीक, तो क्या बताओगे, उत्तल लेंस अभिसारी होता है। ठीक, अभिसारी। अवतल लेंस अपसारी। कभी दर्पण पूछ ले तो इसी का उल्टा कर देना। देखो ध्यान से, उत्तल लेंस का उल्टा होगा अवतल दर्पण, और मतलब इसका चीज़ मिलेगा दर्पण से। जैसे उत्तल लेंस की अगर कोई चीज़ तुम्हें याद है, ठीक, और अवतल दर्पण की नहीं याद है, तो इसका चीज़ उससे मैच करेगा। मतलब लेंस वाला दर्पण वाले से मैच करता है, तो उत्तल लेंस का अवतल दर्पण से मैच करता है और अवतल लेंस का उत्तल दर्पण से। ठीक, अगर यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस अभिसारी है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि अवतल दर्पण अभिसारी है। ठीक, बाकी अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी, तो आप ये बता सकते हो कि उत्तल दर्पण अपसारी होता है। तो एक चीज़ याद करना है बस, पहले लेंस याद करना है तो दर्पण अपने आप बता लोगे, या कोई चीज़ दर्पण वाली बात याद हो तो लेंस बता लोगे। तो सिर्फ लेंस ही याद कर लो कि उत्तल लेंस अभिसारी होता है, तो बचेगा अवतल लेंस अपसारी। उसके बाद उसी का उल्टा करके बताना अपना। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं, ज़्यादा नहीं स्टडी करो। फिगर इसका बना लो। फिगर देखो बनाया करो। देखो किनारे क्या लिखे हो, किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है ना, तो फिगर मतलब बनाया करो ऐसे, किसी चीज़ से बनाओ या हाथ से ही बनाओ। बीच में क्या होगा, मोटा होगा, किनारे किनारे पतला। इसमें क्या है, बीच की अपेक्षा किनारे मोटा होता है। तो इसका देखो लेंस ऐसे बनाया करो, पहले 2 लाइन खींच लिया करो, उसके बाद इसमें इस तरह से आपका अवतल लेंस बनता है। तो देखो अब ध्यान से, खुद दिख रहा है ना, अब देखो, हाँ रुक जाओ, इधर देखो, बना लो अच्छा पहले। ध्यान से देखो, हो गया। आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक, तो इसकी कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, ना कुछ रटना है, सिर्फ यही चीज़ याद करना है। या तो शॉर्टकट में ऐसे याद कर लो कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। अगर इसका हम लोग डायमीटर या व्यास देखेंगे तो सबसे मोटा यही रहेगा ना। उसके बाद फिर यहाँ देखो धीरे धीरे घटता जा रहा है, ये पॉइंट आएगा, फिर इसमें घटता जा रहा है। ठीक, और अवतल लेंस की बात करेगा, किनारे किनारे देखो सबसे यहाँ पे सबसे मोटा, अगर इसकी लंबाई नापो, बीच में सबसे पतला। तो देखो पहले आपसे उत्तल और अवतल की परिभाषा दर्पण की पूछ रहा था। दर्पण में क्या बताते थे, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो ना, बताए थे अ से अवतल, अ से अंदर की तरफ, मतलब परावर्तक पृष्ठ, ये नहीं जहाँ पे पालिश की जाती है। पालिश अगर इधर की जाती है तो परावर्तक पृष्ठ उसके बाहर दूसरे तरफ होता है, तो ये परावर्तक पृष्ठ जिसका अंदर की तरफ हो, ये वाला है परावर्तक पृष्ठ इस तरफ का।
तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वो अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर या उभरे हुए तल से होता है वो उत्तल दर्पण। ठीक, दर्पण की परिभाषाएं या दर्पण की पहचान ऐसे बताओगे। लेंस की पहचान या लेंस की परिभाषा ऐसे ही बताओगे कि बीच की अपेक्षा किनारे पे क्या होता है, ये पतला होता है, या ये बोल सकते हो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जो गोली लेंस उसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। इसमें बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा होता है, या दोनों बता सकते हो, किनारे पे पतला बीच में मोटा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस होता है किनारे किनारे मोटा बीच में पतला। बस अपेक्षा मतलब क्या होता है? अपेक्षा मतलब तुलना, उसकी तुलना। जैसे कह दें एक लड़के का नाम ए है, एक लड़के का नाम बी है ना, कह दें ए बी की अपेक्षा अधिक तेज है पढ़ने में, तो अपेक्षा मतलब तुलना, किसी दूसरे से तुलना किया जा रहा है ना। जैसे कह दें ये ज़्यादा झगड़ालू है तुम्हारे अपेक्षा है। चलो आप लिखो उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। जैसे हम लोग अवतल में पढ़े थे किरण आरेख बनाने के नियम, ऐसे इसमें भी जानेंगे उत्तल लेंस में किरण आरेख बनाने के नियम। एक चीज आपको याद है, जो हम लोग वस्तु रखते थे 6 कंडीशन अवतल में होता था कि उत्तल में? और उत्तल में कितना स्थान रखते थे? 2 ना। अवतल में सिर्फ 2 फिगर बनता था, एक अनंत पे रखते थे, एक बीच में। और उसमें क्या होता था, पहले अनंत पे, फिर सी से परे, फिर सी पर, सी तथा एफ के बीच में, एफ तथा पी के बीच में। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, जो दर्पण पढ़े हो उसी का उल्टा लेंस होता है। मतलब जो अवतल दर्पण में बात था वो क्वालिटी किससे मैच करेगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की जो बात था वो लेंस में उल्टा होगा। ठीक, वो उत्तल लेंस से होगा। अभी जो बताया ना कि जैसे उत्तल लेंस अभिसारी होता है तो कौन अभिसारी होगा? अवतल दर्पण। तो जो हम लोग अवतल दर्पण पढ़े हैं उसका पूरा क्वालिटी आएगा उत्तल लेंस में, और जो हम लोग उत्तल दर्पण पढ़े हैं उसका पूरा क्वालिटी जाएगा अवतल लेंस में। तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़े थे अवतल दर्पण से किरण आरेख बनाने के नियम। यहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उत्तल लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम, क्योंकि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होगा ना, दर्पण नहीं लेंस चल रहा है, भूल जाओ दर्पण को। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिख लो इसमें लेंस में, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर जब आप लोग कहते हो बाद में याद करके आएंगे, टेस्ट लेंगे तो फिर रटेंगे, नहीं याद है, तब इससे अच्छा हम समझाने से क्या मतलब है यहाँ, मतलब जो यहाँ पे पढ़ाते हैं एक भी लाइन नहीं याद रहता है टेस्ट लेते समय, तो क्या मतलब है समझाने से? सिर्फ ऐसे हम बोल दें जो परिभाषा है बस लिख लो। कौन कहाँ बताइए? तुम ही कहते हो ना, समझे नहीं आता है। शांत रहो। अच्छा देखो, जब समझोगे, अब तुम्हारी गलती है बाद में भूल जाना, तो रिवाइज करोगे, दिमाग कम है तो, नहीं तो लिखवा दें, फिर लिखवा के बस बार बार रट के आओ, वही रोज पूछे ना। समझाया क्यों जाता है? ताकि याद हो जाए। अगर जो समझाते वक्त समझ लिया तो उसको हमेशा याद रहेगा, अपने मन से लिख दोगे, और जो नहीं समझा तो फेयर कर लोगे, बार बार रटोगे
या बहुत करोगे घर पे 1-2-3 घंटे पढ़ के आओगे, जिस दिन टेस्ट होगा दे दोगे बस। तो एक चैप्टर रट के एक दिन में टेस्ट दे सकते हो ना। मान लो एक चैप्टर रट लो और जाओ टेस्ट दे लो, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते पूरा ख़त्म हो जाएगा तो 4-5 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिला के 10-15 चैप्टर हो जाएगा और सबका टेस्ट साथ में होगा। यहाँ है यहाँ नहीं, ऊपर जाओ देखो। तो 15 चैप्टर हो जाएगा, पूरा 20 चैप्टर तो तुम्हारा टेस्ट वहाँ होगा। तो कैसे दोगे? 15 चैप्टर रट लोगे एक दिन 2 दिन में। साइंस तो पेपर जो होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब साथ में आएगा ना। तो जो चैप्टर चल रहा है उसको बढ़िया से समझो, अच्छे से फेयर बना के अभी उसको याद कर लो, ठीक। और बाकी जैसे 1-2 चैप्टर पढ़ाया गया, 2 चैप्टर अगर तुम्हें याद हो गया एक बार, मतलब एक बार याद हो गया, किसी को बता सकते हो या अपना कॉपी बंद करके कोई चीज़ बोल सकते हो या खुद हेडिंग डाल के लिख सकते हो, तो समझ लो। भूल जाओगे भले बाद में, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो भी याद कर लोगे, लेकिन जिस दिन मान लो टेस्ट होगा तो पूरा टेस्ट होगा, तो जो भूल गए हो रिवाइज करने से तुरंत आ जाएगा। लेकिन जब पहले एक बार तुम्हें याद होगा तब ना। एक बार याद हो गया अगर एक चैप्टर, उसको अगर आप लिख सकते हो बिना देखे या बिना बताए, तो समझो भले भूल जाओगे, दोबारा जब याद करोगे उतना टाइम नहीं लगेगा। मान लो 2 मिनट लगेगा जो भूले हो वो बस याददाश्त आने के लिए। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो अपना अच्छे से तैयार करते चलो, ठीक। अब देखो जैसे फिजिक्स में पढ़ रहे हो, अरे 15 मिनट क्या लगा, चलो लिख लो। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है?